आज हम लोग सीपीआईएम की इलेक्शन कैंपेन के संदर्भ में आज 2 बुकलेट्स के हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं। आपके पास उसकी कॉपीज़ हैं। ये दोनों बुकलेट नरेंद्र मोदी के महाझूठ आधारित अभियान और दावे का जवाब है। और उस पे एक तो वो बुकलेट है जो डिफीट बीजेपी डिफेंस सेक्युलरिज्म, जो नरेंद्र मोदी के संबंध में जितने भी दावे हैं, और नो टू द गुजरात मॉडल, इसमें मुख्यतः गरीब लोग जो गुजरात में हैं उनकी क्या हालात है उसके संबंध में है। ये बुकलेट अलग अलग प्रदेशों में ऑलरेडी हम भेज चुके हैं। तमाम ट्रेड यूनियंस इस बुकलेट को बहुत भारी पैमाने पर इसका डुप्लिकेट करके इसको खुद छपवाकर वो भी इस्तेमाल करेंगे। और मुझे लगता है कि इस बुकलेट में जो आंकड़े हैं ये सरकारी आंकड़े हैं, और इस बुकलेट के जो आंकड़े हैं इसको कोई चैलेंज कर नहीं सकता है। उसके जो मुख्य सवाल हैं मैं आपके सामने रखूँगी। हमारे साथ मौजूद है हमारे पार्टी की केंद्र कमेटी की सदस्य और गुजरात के जो हमारे प्रदेश की सचिव है कॉमरेड अरुण मेहता। आपके अगर कुछ सवाल इसके बाद हैं, कॉमरेड अरुण मेहता है जो जवाब देंगे। तो ये जो मुख्य 2 बुकलेट है, इसका आधार क्या है? हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के जो क्लेम्स है, जैसे मैंने कहा महाझूठ आधारित, महाअसत्य आधारित जो उसके दावे हैं, उसके 2 आधार है, 2 पैर आप कह सकते हैं। 2 पैरों पर उनका ये अभियान खड़ा है। एक ये कि गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात का जो विकास के तथाकथित विकास के जो मॉडल है, नरेंद्र मोदी उस मॉडल के प्रतिनिधित्व करेंगे पूरे देश भर में। और जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में विकास हुआ है, पूरा देश में विकास होगा। और उस विकास इंक्लूसिव विकास है, सबके लिए वो विकास है। एक तो ये दावा है, एक पैर ये है। दूसरा ये है, हाल में जब उनके सांप्रदायिकता संबंध में जो उनका रिकॉर्ड पर जब पूरे देश भर में चर्चा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये बयान देना शुरू किया कि पूरे गुजरात में गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जो दंगा मुक्त प्रदेश है। राइट फ्री गुजरात, दैट इज़ अनदर बिग लाई of Narendra Modi, the present Chief Minister of Gujarat and the aspirant for the top elected post of this country. ये आंकड़े आप देखेंगे, मैं अभी बताऊंगी कि ये कितना गलत है। लेकिन सिर्फ दंगों का सवाल नहीं है। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे क्लीन चिट है और मेरा 2002 से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो बात अभी जुडिशरी के सामने है। जाकिया जाफरी की पिटिशन अभी हाई कोर्ट में उन्होंने दर्ज किया है, तो वो तो एक मुद्दा है क्लीन चिट का। लेकिन दूसरा मुद्दा उस क्लीन चिट का है कि 2002 के बाद जो हज़ारों परिवार डिस्प्लेस्ड हुए, जो हज़ारों परिवार विक्टिमाइज्ड हुए, उनके संबंध में क्या किया। 2002 के बाद मुसलमानों की जो स्थिति बनी, उसके संबंध में नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसके बारे में भी इस बुकलेट में बहुत स्पष्ट आंकड़े हैं जो बताएंगे। तो पहले पैर पर अगर हम आए, नो टू द गुजरात मॉडल। व्हाट इज दिस गुजरात मॉडल? What we are saying in this booklet is, and I think it's relevant for working people all over this country, there has been a lot of exposures on the land deals, the corporate deals, etc. I'm not going into that. There has also been enough material available about GDP, etc., showing that Gujarat's claims are totally false. So I'm not going into those details which are already in the public domain. What I want to point out to you very specifically today is that the Gujarat model is based on what? Number one,
The Gujarat model is based on cheap labor. The Gujarat model is based on the exploitation of workers' labor. The Gujarat model is based on very, very low consumption expenditures. The Gujarat model is based on very high malnutrition, very high dropout rates. The Gujarat model is based on very low expenditures on education and health. अगर आप देखेंगे, ये तो आखिरी आप देखेंगे जो हम लोगों ने NSSO और जो की इंडिकेटर्स है उसके आधार पर जो कंपैरिजन्स है कि गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 90% लोग केवल 75 रुपया खर्च करने का दिन में उनकी स्तर है, और उसमें से और भी जो एक शॉकिंग आंकड़ा है कि 40% लोग गुजरात में आज उनके पास खर्च करने के लिए 40 रुपया केवल है दिन में, 40 रुपया। तो ये जो लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है और इसको अगर आप रिलेट करेंगे मजदूरों की वेतन के साथ, तो एक तरफ जहां अडानी, अंबानी, मित्तल, टाटा इत्यादि के जो स्वीट हार्ट डील्स दिए गए हैं उसके आंकड़े आप देखेंगे ज़मीन के संबंध में, वहाँ आप देखेंगे फैक्ट्री वर्कर्स का उसमें हिस्सा अगर आप रियल वेज को देखेंगे तो वो गिरा है, और अगर आप मॉनेटरी को देखेंगे केवल 9% उसकी बढ़ोतरी है पूरे गुजरात में। आप खेत मजदूर को देखिए, आप रेगुलर एम्प्लॉयज़ को देखिए, आप कैजुअल वर्कर्स को देखिए, आप मजदूर की किसी भी नेचर ऑफ जॉब को देखेंगे, गुजरात का मॉडल, मोदी का मॉडल है मजदूरों का शोषण का मॉडल। एक और बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगी, देश भर में नरेंद्र मोदी जाके दावा कर रहे हमारे नौजवानों के सामने कि गुजरात में इतना स्किल डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात में इतने जॉब्स हम लोगों ने दिए हैं, लेकिन हकीकत इससे बहुत दूर है। द ट्रूथ इज़ वेरी वेरी फार फ्रॉम द फ्रॉडुलेंट क्लेम्स being made by Narendra Modi. You will see that the dropout rates in Gujarat, the average dropout rate between the classes 1 to 10 is as high as 58% in Gujarat. And if you look at the example of jobs in Gujarat, you will find that on the one hand, he claims rapid industrialization, but this is a pattern without the creation of jobs. Therefore, I think in this, as far as jobless growth is concerned, Narendra Modi and Chidambaram share the same space. There is absolutely no difference in their approach as far as so-called growth is concerned. And similar is the case, क्योंकि health और education की जो expenditures हैं गुजरात में, ये एक state है जिसके पास surplus है। अगर आप ग्रोथ मॉडल की बात कर रहे हैं तो हमारे देश की जनता ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए गुजरात में आपने कितना खर्चा किया, एजुकेशन के लिए आपने कितना खर्चा किया। और आप अगर देखेंगे गुजरात की जो हेल्थ और एजुकेशन एक्सपेंडिचर्स बहुत ही कम है, वो आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट दर्शाते हैं कि ये मॉडल किसके लिए मॉडल है। कॉर्पोरेट के अलावा नरेंद्र मोदी की गुजरात में और किसी के लिए कोई स्थान नहीं है, और निश्चित रूप पर हिंदुस्तान की मेहनत करने वाले इसको हिंदुस्तान का मॉडल कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो दूसरा पैर है उनके दावे की, वो है कि गुजरात इज़ रायट फ्री। आई मीन दिस इज़ रियली क्वाइट लाफेबल if it had not been such a tragic reality for the minorities who have the misfortune to live in Gujarat under Narendra Modi. What is the reality?
According to the figures available which were given in Parliament, and I don't think any Bharatiya Janata Party MP has ever challenged those figures, you will see that in the last, just taking after 2002, in those years, Gujarat has remained, its record as far as the other development indicators I've already told you. But as far as riots are concerned, as far as, and I won't call them riots, I will call them communal incidents and attacks on the minorities are concerned, Gujarat has been consistently among the 5 states who have got the black record in this country of having the highest number of communal incidents. Therefore, the first claim of Narendra Modi that Gujarat is riot-free is based on nothing but untruths and lies. The second point, that no incidents have led to killings. If you look at the figures, in 1 year alone, of all those killed in communal incidents in India, जितने भी हैं ये आंकड़े, उस पे अगर आप देखेंगे 10% इंसिडेंट्स कहाँ हुए? गुजरात में हुए। तो ये जो दावा है, जो लोगों को भ्रमित करने वाला दावा है, ये स्पष्ट है। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं है, हकीकत ये है कि तमाम कम्युनल राइट्स जहाँ जहाँ हो रहे हैं और जहाँ हुए हैं, एक तो एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि इलेक्शंस के पहले 1 साल में कैसे ये बढ़ते हैं। ये पॉलिटिक्स, जो कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स है, और उत्तर प्रदेश के बारे में जो नरेंद्र मोदी आंकड़े देते हैं, ये भूल जाते हैं कि जो 90 मौत हुए हैं उसमें 60 मृत्यु हुए हैं मुजफ्फरनगर में। और मुजफ्फरनगर में किसकी वहाँ रोल रही है? पूरा जो उसकी स्टेट सरकार ने जो कुछ किया वो तो बिल्कुल गलत था, उनकी असफलता रही। लेकिन ये हकीकत नहीं छिप सकता है कि उसके पीछे आरएसएस परिवार और उनके जितने भी जन संगठन हैं, वो उनका जो पूरा अभियान उसमें रहा है। और उसी के संबंध में मध्य प्रदेश का जो रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र में जहाँ बीजेपी शिवसेना ने वहाँ वो करवाए हैं, कर्नाटक में येदियुरप्पा के नेतृत्व में, उड़ीसा में कंधमाल में जब वो बीजेडी के साथ थे, तो ये तमाम जो बीजेपी का रिकॉर्ड है, जो आरएसएस का रिकॉर्ड है, ये एक स्पष्ट है। उल्टा ये है कि बीजेपी जहाँ दंगे वहाँ, ये आंकड़े वो भी दिखाता है। एक और बात इसमें मैं कहना चाहती हूँ, नरेंद्र मोदी हर चीज़ पर बोलते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इस पर क्यों चुप हैं, क्यों एक शब्द नहीं बोलते हैं? हिंदुत्व संबंधित जो आतंकवादी हैं और जिनका खुलासा हुआ है कि आरएसएस की टॉप लीडरशिप ने उनको आशीर्वाद दिया, जो कैरावान का इंटरव्यू रहा है फरवरी 24 में, जिस पे हमारी पार्टी ने ये डिमांड की कि एनआईए के पास ये पूरा केस जाना चाहिए। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने क्या किया, नहीं किया, और क्यों नहीं किया, किस हद तक उनकी क्या समझ है, मैं कह नहीं सकती हूँ। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या इस देश को बताएंगे कि आरएसएस का जो रोल रहा है, या आरएसएस संबंध में जो कैरावान की इंटरव्यू में जो मोहन भागवत और अन्य आरएसएस नेताओं के बारे में जो ये पूरा रहा है, उसके बारे में नरेंद्र मोदी का क्या रवैया है, क्या ओपिनियन है, क्या वो केस को चलाएंगे, क्या समझ है उसके बारे में, और क्यों दोहरी नीति है टेररिस्ट के खिलाफ। हम तो कहते टेररिस्ट है, चाहे वो किसी भी धर्म का नकाब क्यों न ओढ़े। नरेंद्र मोदी इसके बारे में क्यों चुप है, ये भी एक बात इसमें उठता है जो हम लोगों ने इसमें दिया है। एक और बात जो हम लोगों ने इसमें दिया है, जो आप देखेंगे कि ये जो कहते हैं कि हमारे प्रदेश में
सब इतने खुश हैं माइनॉरिटीज़, लेकिन आखिरी क्या है? देखिए, आप एप्पल्स और ऑरेंजेस का आप तुलना नहीं कर सकते। आपको देखना पड़ेगा कि बाकी जो रेट्स, जो अलग अलग डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है, उसमें मुसलमान अपने को कहाँ पाते हैं। ये जो एनालिसिस इसमें है, सच्चर कमेटी का जो सचिव थे, उन्होंने वो पूरा एनालिसिस किया है और उन्होंने ये तमाम डिटेल्स दिए हैं। वो आप लोग देखेंगे इसमें कि कितने पीछे ये माइनॉरिटीज़ है। तो कुल मिलाकर आज एक व्यक्ति का सिर्फ सवाल नहीं है, सवाल है हिंदुस्तान का सेक्युलर कैरेक्टर, सवाल है हिंदुस्तान की मजदूर किसानों की हित के लिए कौन सी मॉडल, एक वैकल्पिक मॉडल। मोदी का मॉडल बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये इन दो बुकलेट्स में ये हम लोगों ने आंकड़े दिए हैं। हमारे कॉमरेड अरुण मेहता जी कुछ और आपको जो हकीकत है गुजरात में वो आपको बताएंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये पूरा प्रचार, पहले भी हम लोगों ने एक बुकलेट विकास पुरुष विनाश नीति के नाम पर हमने रिलीज़ किया था, उसको भी अभी बहुत जगह दोबारा रीप्रिंट करके हमारे साथी अभियान में लेकर जा रहे हैं और ये भी हम लोग उस अभियान में लेकर जाएंगे। आज मैं आपके सामने कुछ बातें जो पूरे देश में झूठ फैलाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसकी ज़मीन की बातें आपको मैं रखना चाहूँगा। एक बात पूरे देश में बहुत ज़ोर शोर से कहा जाता है कि गुजरात में 24 आवर्स बिजली दी जा रही है, किसान को 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज हालत यह है, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, कोई भी पत्रकार, कोई भी मीडिया का आदमी गुजरात के गांव में आके किसी भी किसान को पूछ ले, 6 घंटे से ज़्यादा बिजली गुजरात के किसान को मिल नहीं रही है और पूरे देश में कहा जा रहा है 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज रिकॉर्ड है, गुजरात में 1,25,000 एप्लीकेशन किसानों की पेंडिंग है 5 साल से इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेने के लिए। 5 साल से उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन किसान को दिया नहीं जा रहा है। ये हालत गुजरात के बारे में जो बाहर कहा जा रहा है, वो ज़मीन की हालत में झूठ, मतलब झूठ का भी कुछ मर्यादा होता है। यहाँ झूठ बोला जाता है 6 घंटे बिजली मिलती है और कहा जाता है 24 घंटे बिजली मिल रही है। ग्रोथ, पानी के मामले में बहुत सी बातें करते हैं, विकास, वाइब्रेंट गुजरात, MOU, इंडस्ट्री, लेकिन हालत यह है कि गुजरात के 32 सिटी ऐसे हैं जो अर्बन एरिया है, उसमें पूरे रोजे रोज पानी दिया नहीं जा रहा है। मतलब कोई सिटी में वीक में 1 दिन मिलता है, कोई सिटी में 3 दिन मिलता है, लेकिन 32 सिटी ऐसे है कि जहाँ पूरा वीक का पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी, एग्रीकल्चर का। हाँ, और उसमें मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो भी चाहे तो हर एक सिटी का मैं नाम से साथ कह सकता हूँ। ये है डिस्ट्रिक्ट है, कुछ सिटी का बात बता दूँ। राजकोट डिस्ट्रिक्ट इज़ ए वेल नोन डिस्ट्रिक्ट। राजकोट सिटी में भी ऑल्टरनेट डे पानी मिल रहा है, ऑल्टरनेट डे पानी। गोंडल सिटी सरप्राइजिंगली, ये विकास की बात करने वाले में, वीक में 1 दिन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है। और बातें जामनगर डिस्ट्रिक्ट, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, अमरेली डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल इलाका तो हालत इतना ख़राब है कि अभी हम लोग कन्वेंशन किया था, फतेहपुरा अर्बन ब्लॉक सेंटर है, वहाँ 10 दिन में 1 बार पानी दिया जाता है ड्रिंकिंग वाटर, और वो भी 30 मिनट्स ओनली। यह हालत है गुजरात का पीने का पानी का। विकास का मॉडल की बात कर रहा है। और आगे नर्मदा के नाम पे बहुत कुछ बातें हो रही है, सरदार पटेल का स्टेच्यू बनाया जा रहा है, लेकिन हालत यह है कि जो किसानों ने ज़मीन दी वो नर्मदा डैम के लिए, वही किसान इलाकों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है। नर्मदा के नाम पे बहुत बातें की गई, लेकिन अभी गुजरात में 10 साल से
नर्मदा योजना का सब कैनाल जो 19,000 किलोमीटर बनाना था वो आज पूरा 3,000 किलोमीटर भी नहीं बना है। गुजरात गवर्नमेंट ने एक भी पैसा किसानों के लिए नहीं डाला है। विकास की बात कॉमरेड बिंदा जी ने कही। अभी मैं एक ज़मीन की बात कह दूं, अनएम्प्लॉयमेंट का हालत क्या है। 1 महीने पहले, चुनाव से पहले एडवर्टाइज हुआ 1500 पोस्ट का ब्लॉक सेक्रेटरी, 8 लाख एप्लीकेशन आई, 8 लाख एप्लीकेशन, 8 लाख एप्लीकेशन 1500 पोस्ट के लिए। वेज क्या था? फिक्स वेज। फिक्स वेज कितना? 5,000। और वो 5,000 वेज के लिए 8 लाख एजुकेटेड यूथ हैव अप्लाइड इन द गुजरात। कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? सौराष्ट्र रीजन 6 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ है, वहाँ 2000 PhD एंड पोस्ट ग्रेजुएट लोग अनएम्प्लॉयड है। मेरा फिगर नहीं है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का ये फिगर है कि सिर्फ सौराष्ट्र रीजन की बात कर रहा हूँ, तो वो इलाके में इतने तो PhD और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगार है। तो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का हालत, और उसमें भी एक स्कैंडल आ गया, भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहा है। ये ब्लॉक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए बीजेपी का बहुत करीबी आदमी कल्याण सिंह कलेक्ट कर रहा था मनी, ये पोस्ट की परमानेंट करने के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, गारंटी के लिए 10 लाख से लेकर 15 लाख तक का रिश्वत का बात हुआ था। ये सब प्रेस में, गुजराती प्रेस में तो ये पब्लिश हुआ है ये फिगर्स के साथ, और अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। ठीक है, ये तो मेजर 3 बातें थी। आप कोई क्वेश्चन? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जहाँ तक लेफ़्ट का रिकॉर्ड है टू कंट्रोल इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, वो तो सरकारी आंकड़े आप देख कर ही स्पष्ट है कि अगर कहीं कुछ कंट्रोल हुआ है वो है लेफ़्ट लेड स्टेट्स में। और तुरंत जब TMC आई है तो TMC सरकार की तुरंत आने के बाद वो कम्युनल इंसिडेंट्स बढ़े हैं। इससे स्पष्ट है कि अंतर कितना ज़्यादा है। चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़े तो आप लोग क्या कांग्रेस को समर्थन करेंगे बीजेपी को रोकने के लिए? इसकी इशारा सुदर्शन भट्टाचार्य ने कल की है। देखिए, अगर मगर की कोई यहाँ बात है नहीं। अभी तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो पूरा प्रचार अभियान है वो झूठ आधारित है, और कांग्रेस या UPA के अगर वो उस संबंध में ऐसे डिफेंसिव पर है वो इसलिए क्योंकि उनकी गलत नीति और जनता की उनकी प्रति जो आक्रोश और गुस्सा है उसके सामने वो कुछ बोल नहीं पा रहे। मैडम, आपने किस आधार पर ये कहा कि जो RSS और हिंदू संगठन के लोग हैं वो सांप्रदायिक दंगों के आड़ में मुसलमानों की हत्या करवा रहे हैं? देखिए, मैं बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में है, देखिए तो मैं मुजफ्फरनगर दंगे की आप बात की, वहाँ देखिए जो मुजफ्फरनगर दंगे की जो बात है, आज आप ही बताइए कोई और पार्टी इस देश में इतनी बेशर्म हो सकती है कि 3 उनके MLA कम्युनलिज्म वायलेंस के बारे में उनके ऊपर चार्जशीट है, चार्जशीटेड है, कोर्ट में केस चल रहा है, और वो 3 MLA को वो MP बना रहे हैं, MP के लिए टिकट दे रहे हैं। ये क्या मैसेज है? ये हमारी बात नहीं है। ये जो दंगे वहाँ हुए, जो जांच वहाँ हुई, जो एविडेंस वहाँ था कि 3 BJP के MLA उसमें चार्जशीटेड है, और वो 3 MLA को माला पहनाकर आप नरेंद्र मोदी की स्टेज पर बुलाकर उनको आप तोहफा दे रहे हैं। ये गुजरात में आपने माया कुदनानी के साथ जो किया, आपने जितने अमित शाह जो आज एक एनकाउंटर किलिंग में आज भी वो बेल पर है, ये मत भूलिए, वो बेल पर आदमी है एनकाउंटर किलिंग में, और उस आदमी को नरेंद्र मोदी का खास आदमी के रूप में आप उत्तर प्रदेश में भेज के आप क्या मैसेज दे रहे हैं? तो ये मेरा कोई आरोप नहीं है। जो सत्य है वो देश के सामने सत्य है। ये अलग बात है कि ये सारे सत्य क्यों छिप रहा है हमारी मीडिया की दोस्तों के कैमरा और उनकी पेजेस में, मैं कह नहीं सकती हूँ। लेकिन एक सवाल उठता है, किसको टिकट वो दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में?
बुद्धदेव दा ने कहा है कि अगर 2004 जैसी स्थिति आती है तो वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। आप बताएंगे क्या ऐसी स्थिति होती है? मैं उस पर मैंने स्पष्ट कहा उस दिन जब मैनिफेस्टो भी जब हम लोगों ने रिलीज़ किया, बिल्कुल स्पष्ट है, कोई अगर मगर की पॉलिटिक्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम ये कहते हैं कि कांग्रेस, तो हमारा स्लोगन है कांग्रेस सरकार हराओ। इसका अर्थ क्या है आप समझ लीजिए। 2004 की तुलना इसलिए नहीं है, उस समय बीजेपी आरएसएस सरकार में थे, इस समय कांग्रेस की सरकार है। इस समय लोग अपने मत कांग्रेस के खिलाफ देने वाले हैं और हम ये कहते हैं एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत है। और हमारा ये भी स्लोगन है जो हम इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखे हैं, डिफीट बीजेपी टू डिफेंड सेक्युलरिज्म। हम समझते हैं हिंदुस्तान के लिए सबसे हानिकारक होगा अगर बीजेपी एक बार फिर, और आप देखेंगे इस पे हम आपको याद दिला रहे हैं कि 2004 के पहले ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर है। ये जो बीजेपी अपने नेताओं को रुला रहे हैं, अपने नेताओं को दुखी, ये तो ट्रेलर है। आप देखिए उससे पहले भाजपा की सरकार थी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी एक घटक थे वो क्या कर रहे थे? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। हमने उसका जवाब दे दिया, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है, बहुत स्पष्ट जवाब मैंने दिया। और ये आप बता दीजिए कि ये बहुत स्पष्ट है और इसके बारे में और मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ नरेंद्र मोदी पर फोकस रखिए, क्योंकि ये मेरे पार्टी का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान की रिपब्लिक, सेक्युलर रिपब्लिक की भविष्य का सवाल है। यही बात कांग्रेस भी कहती है। It's not a question of justification at all. There are two different historical trajectories of growth. Bengal, when the left took over, was one of the most backward states as far as the main social indicators were concerned. And under the left-run government, as far as the basic social indicators for women, children, health, education is concerned, there's no doubt about it that there was a big improvement in Bengal. Gujarat, when Narendra Modi took over, was already one of the top states. Therefore, what I would say is that the so-called Modi model of government has in fact taken Gujarat, as far as the people of Gujarat are concerned, backwards, whereas the left model in West Bengal took the people forward, considering where we were when we came into power in 1977. इंदिरा जी, क्या आपको लगता है कि सचमुच में मोदी की लहर चल पड़ी, इसलिए आपको मोदी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? अगर मोदी की लहर चल पड़ी, आप ही हमें बताइए, ये सब दल बदलुओं का क्या है? जो पार्टी कहती है आई एम अ पार्टी विद अ डिफरेंस, द डिफरेंस इज how many more defectors you are going to bring into your party to give them tickets, how many more criminal elements like Pramod Mutalik you are going to bring into the party. अगर मोदी की लहर होती तो वो जो गुजरात, जो कर्नाटक का जो बीजेपी का प्रेसिडेंट है, उसका अकल कहाँ, उसने किसको गिरवी रख दी थी? अगर मोदी लहर है तो प्रमोद मुतल्लिक जो खड़ा हो रहा था इंडिपेंडेंट के लिए, वो क्यों उसको समझाया और कहा आप आ जाइए बीजेपी में? अगर मोदी का वेव था तो मोदी वेव का जो बीजेपी के अपने एक्शंस है, वो एक्शंस ही बता रहे हैं कि कोई मोदी वेव शेव नहीं है। इस परिस्थिति बंगाल में बीजेपी में आप बता रही हैं, बंगाल में प्रॉब्लम बड़े हैं, इसमें क्या बीजेपी को भी कोई फायदा हो सकता है? आपको लग रहा है कि इस चुनाव में कोई सीटें बढ़ सकती हैं? देखिए, मैं कम्युनल वायलेंस के संबंध में उसको वोट में अगर मैं नापना शुरू करूं, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होगी, ये बहुत गलत पॉलिटिक्स होगी। मैं कम्युनल वायलेंस को देश की कॉन्स्टिट्यूशन पर सबसे बड़ा हमला मानती हूँ और निश्चित रूप पर बीजेपी का केवल बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में 1992 का क्या उनको ये, इसके बजाय कि वो सबक ले, वो उल्टा सबक ले रहे हैं
कि जितना कम्युनल वायलेंस करे उतना जो है एक सेक्टेरियन अंडरस्टैंडिंग के आधार पर फ़ायदा होता है।